हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। और हम लोग आज नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं। आज के इस टॉपिक पे हम आगे का डिस्कस करेंगे। हम पढ़ रहे थे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में। हम काफ़ी कुछ उसमें डिस्कस कर चुके थे और मेरे पिछले वीडियोस में अगर आपने देखी होंगी प्रीवियस वीडियोस तो हमने मेकिंग ऑफ जर्मनी और को कंप्लीट कर लिया था और इटली के यूनिफिकेशन को हम स्टार्ट कर चुके थे। तो अभी तक के वीडियोस में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे हमने मेकिंग ऑफ जर्मनी कंप्लीट किया और पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे इटली यूनिफाइड के बारे में। उसमें भी मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। जैसे इटली जो है वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जो कि 4 एरियाज़ में डिवाइडेड थे, जिसमें पहला एरिया जो था वो किंग ऑफ सरदानिया था, सरदानिया पिडमेंट था। सेकेंड इट वाज द नदर्न इटली, थर्ड वन वाज द सेंटर इटली एंड द फोर्थ वन वाज द सदर्न इटली। तो अगर मैं किंगडम ऑफ सरदानिया पिडमेंट की बात करूँ तो उसको रूल कर रहे थे वहाँ के किंग। उस टाइम पे जो किंग थे वो कौन थे? विक्टर इनामुअल सेकेंड। और जो आपका नदर्न इटली है उसको रूल कर रहे थे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। और जो आपका सेंट्रल इटली है उस टाइम पे उसको रूल ओवर कर रहे थे कौन? पोप। मैंने आपको बताया था पोप कौन होते हैं। एंड द फोर्थ वन वाज द सदर्न इटली एंड इट वाज अंडर द बाबन किंग्स ऑफ स्पेन। और इस सब को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और फिर हमने बात की थी गजीपी मजीनी की इसमें, कि हमने एक रिनोन पर्सनालिटी को वापस इसमें पढ़ा। गजीपी मजीनी के बारे में हमने पढ़ा। उन्होंने अटेम्प्ट्स किए थे वो, क्योंकि एक रिवॉल्यूशनरी थे तो वो एक रिपब्लिक नेशन चाहते थे। इटली को एक एज अ रिपब्लिक नेशन बनाना चाहते थे। उन्होंने कई अटेम्प्ट्स किए। उनके 2 अटेम्प्ट्स, एक 1831 वाला था जो फेल हो गया था। उसके बाद उन्होंने 1848 में दोबारा अटेम्प्ट किया, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, इट वाज आल्सो फेल्ड। तो इसीलिए जो इटली यूनिफिकेशन की सारी यूनिफिकेशन का जो पूरा जिम्मा आया था वो आया था किंग ऑफ सरदानिया के ऊपर, मतलब कि किंग विक्टर इनामुअल सेकेंड के ऊपर। और उन्होंने डिक्लेयर किया था वॉर। मतलब वो ये जो नेशन बिल्डिंग चाहते थे या इटली का यूनिफिकेशन चाहते थे, इट हैज़ टू बी थ्रू वॉर। मतलब उनका कहना था कि वो वॉर के थ्रू भी इसको अपने गोल को अचीव करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे क्या क्या हुआ। और इसमें जो किंग होते हैं वो बेसिकली अपने आप कुछ नहीं करते, वो केवल निर्णय लेते हैं। उनको फॉलोअप करने के लिए उनके असिस्टेंट्स या उनके चीफ मिनिस्टर होते हैं। और यहाँ जो किंग, तो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि किंग्स जो हैं अपने केवल निर्णय लेते हैं। वो लोग जो होते हैं वो एक डिसीजन पावर उनके हाथों में होती है, वो अपने केवल निर्णय लेते हैं, लेकिन उनके निर्णय को जो फॉलोअप करते हैं वो उनके असिस्टेंट्स होते हैं। मतलब किंग है, उन्होंने अपना निर्णय डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, तो वो पीछे पीछे तो जाएंगे नहीं लोगों के कि ऐसा करो वैसा करो, या ये सब मैनेज करना उनका काम नहीं होता। उनके लिए उनके असिस्टेंट्स होते हैं या उनके चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। यहाँ भी ऐसा ही था। विक्टर इनामुअल सेकेंड के पास के जो डिसीजन थे वो तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिए थे, और उनको फॉलोअप कौन कर रहा था? इनको फॉलोअप कर रहे थे उनके चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम था काउंट केवर। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे चीफ मिनिस्टर काउंट केवर ने क्या क्या स्टेप्स लिए इटली के यूनिफिकेशन के लिए। तो क्या हुआ? चीफ मिनिस्टर केवर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली वाज नीदर अ रिवॉल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। जो ये लीड करेंगे नेशन को, क्योंकि राजा ने तो अपना निर्णय ले लिया है, लेकिन उसको फॉलोअप तो उनके चीफ मिनिस्टर करेंगे। तो जो यहाँ पर है उनके चीफ मिनिस्टर यानी कि काउंट केवर की जो मैं बात कर रही हूँ, तो वो ना तो रिवॉल्यूशनरी थे, मतलब ना तो वो कोई क्रांतिकारी थे, और ना ही वो डेमोक्रेटिक थे, मतलब कि ना ही वो लोकतांत्रिक सरकार में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? लाइक many other wealthy and educated members of Italian elite, he spoke French much better than he did Italian। और यहाँ पर भी कंडीशन क्या थी? क्योंकि ना तो वो रिवॉल्यूशनरी थे ना वो डेमोक्रेटिक थे, उसके बाद भी उनके जो रिलेशंस थे, मतलब जो उनके रिलेशन थे वो फ्रेंच पीपल के साथ बहुत अच्छे थे। और यही एक रीज़न भी था कि जो उस टाइम पे हाई क्लास पीपल होते थे या एलाइट पीपल होते थे, वो जो है उस टाइम पे फ्रेंच बहुत अच्छा बोलते थे एज़ कम्पेयर टू, मतलब वो फ्रेंच पीपल ही काउंट होते थे जो मतलब बहुत एलाइट पोस्ट पे होते थे या बहुत एलाइट लोग होते थे। और फ्रेंच लैंग्वेज उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एलाइट लैंग्वेज मानी जाती थी। और यहाँ पर जो काउंट केवर थे, हालांकि वो इटालियन थे, लेकिन ही स्पीक्स फ्रेंच मच मोर बेटर देन इटालियन। मतलब उन्हें
इटालियन आती थी, लेकिन इटालियन से भी अच्छी वो फ्रेंच बोलते थे और उनके जो फ्रेंच लोगों के साथ रिलेशनशिप्स थे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मतलब उनको फ्रेंच पीपल का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। यहाँ पर भी इंडिया में भी हम देखते हैं ना कि जो अपने आप को बहुत हाई क्लास सोसाइटी के समझते हैं या जो बहुत एलाइट सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, तो वो हिंदी से बेटर क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। उन्हें हिंदी बोलने में ऐसा लगता है कि पता नहीं हम क्या गुनाह कर रहे हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है। मैक्सिमम जो पीपल होते हैं, वो जो एलाइट पीपल होते हैं, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू हिंदी की। और उसका एक रीज़न शायद ये भी होगा कि वो लोग अब्रॉड में स्टडी करते हैं या उनका एटमॉस्फेयर वैसा ही होता है। तो यहाँ पर भी क्या था, काउंट केवर जो थे वो इटालियन होने के बावजूद फ्रेंच बहुत ज़्यादा अच्छी बोलते थे। उनके फ्रेंच लोगों के साथ जो रिलेशनशिप थे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस थे। फिर क्या हुआ, थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक एलियंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय केवर, सरदानिया पिडमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि उनके फ्रांस के लोगों के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे थे, तो उनके सपोर्ट के थ्रू उनके साथ उन्होंने एक डिप्लोमेटिक रिलेशन अलायंस बनाया। तो इन्होंने फ्रांस के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, तो फ्रांस के साथ इन्होंने एक ग्रुप बना लेते हैं, डिप्लोमेटिक अलायंस इन्होंने फॉर्म किया, जिसके तहत इन्होंने क्या किया, 1859 में जो नदर्न इंडिया था, जो कि किसके अंडर था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर था, उनको डिफीट किया और अपना रूल वहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो नदर्न एरिया कहीं ना कहीं किसके अंडर आ गया, सरदानिया पिडमोंट के अंदर आ गया। किसके थ्रू, उनके चीफ मिनिस्टर काउंट केवर के थ्रू, क्योंकि उनके फ्रांस के लोगों के साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे, तो फ्रांस के लोगों के सपोर्ट के थ्रू उन्होंने उनको डिफीट किया और अपना वहाँ पर रूल इस्टेब्लिश किया। ठीक है। फिर क्या था, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गिज़ेपी गैरिबाल्डी। अब यहाँ पर एक और पर्सनालिटी ऐड हुई है जिनका नाम है गिज़ेपी गैरिबाल्डी। तो ज्वाइन दी फ्रे। तो क्या हुआ, इनके अंडर बहुत सारे लोगों ने जो कि हथियार लेकर वॉलंटियर क्या करते थे, इटली की यूनिफिकेशन के लिए लड़ना चाहते थे, इन्होंने उनको सपोर्ट किया। किसके अंडर, गिज़ेपी गैरिबाल्डी के अंडर। तो इन 1860 they marched into the South Italy and the kingdom of Two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish ruler। देखो, फ्रेंच पीपल की मदद से तो काउंट केवर ने क्या किया, नॉर्दर्न एरिया कैप्चर कर लिया, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को हरा दिया, डिफीट कर दिया और नॉर्दर्न एरिया को अपने अंडर ले लिया। और फिर क्या होता है, 1860 में जो ये सदर्न इटली की तरफ ये मार्च करते हैं, जो ये रिवॉल्यूशनरीज होते हैं या जो वॉलंटियर्स होते हैं जिनके पास बहुत सारे हथियार थे, जो कि वहाँ बेसिकली वो लोग कौन थे, वहाँ के लोकल पेजेंट्स थे। ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये सारे लोग जाते हैं सदर्न इटली में 1860 में और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, जो कि किसके अंडर था, स्पेन के अंडर था, स्पेन रूलर्स के अंडर था, उनको हरा देते हैं। और जितने भी सदर्न इटली में पेजेंट्स होते हैं उनके सपोर्ट से वहाँ जो स्पेनिश रूलर्स होते हैं ये उनको हरा देते हैं। तो फ्रांस की हेल्प से तो नदर्न एरिया कैप्चर किया, नदर्न इटली को कैप्चर किया, और लोकल पेजेंट्स की हेल्प से सदर्न किंगडम को या सदर्न इटली को कैप्चर किया। फिर क्या होता है, इन 1861 द किंग, कौन थे किंग, विक्टर इनामुअल II was proclaimed king of United Italy. However, much of the Italian population, among them whom rates of illiteracy was very high, remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology. फिर क्या होता है, 1861 में यूनिफिकेशन होता है इटली का, जो कि कंप्लीट हो चुका होता है, यानी कि इटली अपने आप में एक रिपब्लिक नेशन बना दिया जाता है, उसका यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। किसके अंडर, विक्टर इनामुअल II के अंदर। और जब हमने देखा कि जर्मनी का जो यूनिफिकेशन था वो 1871 में कंप्लीट हुआ था, उससे ठीक 10 साल पहले 1861 में इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो चुका होता है। लेकिन इस टाइम पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि इलिटरेट थे, मतलब कि ना तो उन्हें पढ़ना लिखना आता था, ना ही उनमें कुछ तर्क वितर्क करने की क्षमता थी, तो उन्हें ये सब नहीं आता था। और ये लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज क्या है उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें सिर्फ ये पता है कि वो भीड़ में गए, उन्होंने किसी को आज़ाद कर एक रिपब्लिक स्टेट बना, नेशन बना, लेकिन उनको इसके बारे में डीपली कुछ भी नहीं पता था। क्यों नहीं पता था, क्योंकि दे वर द इलिटरेट, मास नंबर ऑफ पॉपुलेशन वाज
illiterate at that time. They don't have any idea of education. They don't know what was happening or for what reason it has been taking place. They don't know anything about it, but they know कि हाँ हम जा रहे हैं, हमने जो है किसी से लड़ाई की और हमने उस चीज़ को आज़ादी दिलाई. लेकिन उसमें नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज के क्या फॉर्मेशन है या क्या उसमें उसका रोल है, दे आर अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट. और इसका एक इनकी जो ये अनपढ़ता का किस्सा है उसका एक बहुत वैसा फनी किस्सा भी है, जो कि क्या है. द पीजेंट मासेस हु हैड सपोर्टेड गैरिबाल्डी इन सदर्न इटली हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया एंड बिलीव दैट ला टालिया वॉज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ. तो उसी अनपढ़ता का एक ये किस्सा है कि वो जो मासेस थे, पीजेंट मासेस थे, जो लार्ज नंबर में पीजेंट्स थे जिन्होंने गैरिबाल्डी को सपोर्ट किया था सदर्न इटली को विन करने के लिए, तो उन्होंने इटालिया वर्ड कभी सुना ही नहीं. उन्हें नहीं मालूम इटालिया क्या है. उन्हें लगा लटालिया जो है, जो कि लटालिया का मतलब इटालियन लैंग्वेज में इटली था, उन्हें नहीं पता था. उन्होंने लटालिया को क्या समझा कि वो विक्टर इमैनुअल्स की वाइफ का नाम है और उसको जो है सदर्न जो स्पेन के सदर्न एरिया में जो स्पेन रूलर्स थे उन्होंने बंदी बना रखा है, हमें उनको उससे आज़ाद करवाना है. तो वो जो स्लोगन टाइप का होता है ना उस टाइम पे जब वो लड़ाई कर रहे थे, तो लटालिया 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 बोल रहे थे. इट मीन्स उनके हिसाब से लटालिया जो थी किंग की वाइफ थी और वो उनको आज़ाद करवा रहे थे. तो यहाँ पर हम फिनिश करते हैं अपना यूनिफिकेशन ऑफ इटली. अब हमने दो मेकिंग ऑफ नेशंस के बारे में पढ़ लिया है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है किस किस के बारे में, जर्मनी के बारे में और इटली के बारे में भी. इटली के बारे में जब हमने डिस्कस किया तो हमने 4 पर्सनालिटीज़ के बारे में डिस्कस किया. पहली पर्सनालिटी थी वहाँ के किंग यानी कि विक्टर इमैनुअल सेकंड. देन वी हैव डिस्कस अबाउट हिज चीफ मिनिस्टर काउंट केवर, देन अबाउट गिजिपी मजीनी एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट अबाउट गिजिपी गैरिबाल्डी. तो इन लोगों के एफर्ट्स के थ्रू जो है नया नेशन फॉर्म हुआ था इटली. इटली जो है ऑलरेडी जर्मनी से पहले फॉर्म हो चुका था 10 साल पहले. 1861 में इटली का फॉर्मेशन हुआ था, जबकि 1871 में जर्मनी का फॉर्मेशन हुआ था. और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मेकिंग ऑफ ब्रिटेन के बारे में. टिल देन टेक केयर, बाय, वॉच माय नेक्स्ट वीडियो.